67वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन के बाद एक बार फिर से 68वीं बीपीएससी में भी इंडियन हिस्ट्री के 100% प्रश्न मेरे लेक्चर से आए। हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। 12 फरवरी को 68वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में हिस्ट्री से कुल 31 प्रश्न आए थे और उस 31 प्रश्न में से 27 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से, जबकि 4 प्रश्न बिहार हिस्ट्री से आए थे। अब अगर हम अपने चैनल की बात करें तो यहाँ पर अभी तक हम आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाए हैं, बिहार हिस्ट्री नहीं पढ़ाए हैं। इसलिए अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 27 में से 27 प्रश्न मेरे लेक्चर से आए, मतलब 100% प्रश्न मेरे लेक्चर से आए, जिसका अभी आप लोगों को थोड़ी देर में प्रूफ भी मिल जाएगा। अब यदि हम 69वीं बीपीएससी की बात करें, जिसके एग्ज़ाम का संभावित तिथि 30 सितंबर दिया गया है, तो उस 69वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों को सिर्फ इंडियन हिस्ट्री का ही प्रूफ नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी, करेंट अफेयर्स और बिहार कहने का मतलब बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक, मतलब कंप्लीट बिहार, इन सभी के प्रूफ भी आपको 69वीं बीपीएससी में दिया जाएगा। तो इसलिए अब आप लोग हमारे साथ 69वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए कमर कस लीजिए। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो आंसर होगा बंगाल विभाजन। तो यहां देखिए क्या है कि यह जो प्रूफ दिया गया है, तो ऊपर में मतलब हेडिंग है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया गया था और किस टॉपिक के अंतर्गत यह प्रूफ है। तो टॉपिक है उग्र राष्ट्रवाद एवं गर्मपंथी काल। तो आप बात करते हैं, यहां बंगाल विभाजन पढ़ाया गया था और बंगाल विभाजन के अंतर्गत ही यहां लिखा गया है कि 7 अगस्त 1905 को पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो वह है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। यहां देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था, कहां? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और यहां लिखा गया स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था। अब चाहे स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित बोले, चाहे स्वराज का झंडा, तो शब्द को सिर्फ परिवर्तित करके लिख दिया जाता है, लेकिन मीनिंग वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो वह होगा प्रजामंडल आंदोलन। यहां देखिए आपको भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत समानांतर सरकार पढ़ाया गया था और जब पढ़ाया गया था तो उसी समय आपको समानांतर आंदोलन के बारे में भी पढ़ाया गया था। जो समानांतर आंदोलन चलाया गया था वो प्रजामंडल आंदोलन के नाम से चलाया गया था। इस बातों को आप लोग मतलब इस वीडियो को भारत छोड़ो आंदोलन का जो टॉपिक है उसे जाकर सुन भी सकते हैं। यहां पर हम इसका रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि आप में से ही कई लोग पिछले बार कहे थे कि रिकॉर्डिंग का जो है सही से यहां आवाज नहीं आता है, और रिकॉर्डिंग लगाने से दूसरी बात यह होती है कि वीडियो भी जो है काफी लंबा हो जाता है। तो इसलिए आप इसे ध्यान वहां जाकर सुन लीजिए कि यह बात हम वहां पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें होगा कि सी जो है सही नहीं है, ए और बी सही है। ठीक है, तो ए में क्या है कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। तो यहां देखिए पहला जो प्रूफ है असहयोग आंदोलन का, तो यहां देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और यहां क्या था कि 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के वजह से। और इसमें गांधी जी देखिए यह कहे भी थे कि यह मेरी हिमालय जैसी भूल थी।
अब फिर बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन जो है वह है कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तो यह देखिए नीचे जो प्रूफ दिया गया है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के अंतर्गत, तो यहां देखिए सेकंड लास्ट लाइन में कि भारत में जो पहला जन भाषण गांधी जी ने दिया था वह कहां, फरवरी 1916 में वाराणसी में दिया था। और वहां लेक्चर में आपको कहा भी गया है कि वाराणसी में भी कहां, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आप इसे भी ध्यान से सुनिएगा जाके कि वहां पर साफ बोला गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। फिर सी ऑप्शन की बात करें तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह बिल्कुल गलत है। तो आइए पहले प्रूफ की बात करते हैं। तो यहां देखिए क्या है कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी। तो इसका मतलब गांधी जी को 1921 में जो है गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि 1922 में किया गया था। तो इसका मतलब क्या होगा, सी जो है गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वह है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो आंसर होगा अल हिलाल। यहां प्रूफ में देखिए यह जो खिलाफत आंदोलन पढ़ाया गया था, तो यहां खिलाफत आंदोलन के दौरान अबुल कलाम आजाद, देखिए यह नाम है, यह जो गोला लगा रहे हैं, और यहां देखिए ब्रैकेट में लिखा गया कि इनकी जो पत्रिका थी, इनकी पत्रिका का नाम था अल हिलाल था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वह है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। तो इसमें जो है क्या होगा, उपयुक्त में से, डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह आपको जो है मतलब जो यहां पर पढ़ाया गया उसी से देखिए बिल्कुल मैच किया है, यानी इसमें ए बी सी वह जो भी है सभी होगा। अगर ए ऑप्शन की बात करें, ए या जो कि आप पढ़ लीजिएगा, तो यहां प्रूफ पे देखिए बात करते हैं। ए का जो मैच कर रहा है वह किससे मैच कर रहा है, वह है कि विदेशी घटना। यहां देखिए यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो आपको राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण जो पढ़ाया गया था, यह सब जो कारण थे, तो इसमें देखिए ए ऑप्शन जो मैच कर रहा है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यानी भारतीय जो थे विदेशी घटनाओं से प्रभावित होने के बाद भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन को ये लोग शुरू किए थे, मतलब यह एक कारण बना था। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में। तो यहां देखिए लिखा गया उससे जस्ट नीचे प्रूफ में कि भारतीय अतीत का पुनः अध्ययन करना, यह भी एक राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण बना था। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो यहां क्या लिखा गया, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। तो यहां देखिए लास्ट में जो प्रूफ में लिखा गया कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति भी जो थी वह राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण बना था। तो इसमें से क्या होगा, आंसर डी होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसमें सही कौन से नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है जबकि 3 जो है सही है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले ऑप्शन की, ये पहले पॉइंट की। इसमें क्या लिखा गया, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, जबकि यहां पर देखिए प्रूफ में असहयोग आंदोलन के दौरान यहां लास्ट में देखिए परिणाम जो पढ़ाया गया था, यहां लिखा गया कि कांग्रेस पहली बार जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाली संस्था बनी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग नहीं लिया था, बल्कि यह आंदोलन एक जन आंदोलन था, अर्थात सभी लोगों ने भाग लिया था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को छोड़कर, पहले हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसमें लिखा गया कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो आइए इसे देखते हैं प्रूफ में। असहयोग आंदोलन के दौरान यहां देखिए 2 तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे, एक रचनात्मक और दूसरा नकारात्मक। नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए क्या क्या चलाया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेज कार्यालय अदालत एवं उपाधियों का बहिष्कार। तो इसमें क्या क्या है, सरकारी कॉलेज स्कूल या फिर वकालत, इन सभी का बहिष्कार। फिर उसके नीचे भी आइए, यहां देखिए वकालत छोड़ दी, किसने किसने छोड़ दिया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने अपनी वकालत छोड़ दी। फिर और नीचे आइए, जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या लिखा गया, पटना कॉलेज छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि यानी 3rd नंबर जो है यह बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया इस आंदोलन में। तो आप यह देखिए कि क्या जब यह असहयोग आंदोलन आप लोगों को पढ़ाया गया मेरे द्वारा, तो क्या यहां पर कहीं भी यह बात बोला गया, नहीं बोला गया। इसका मतलब नहीं बोला गया तो यह निगेटिव रूप में है, इसका मतलब यह सही नहीं है। जो भी यहां पढ़ाया जाता है सिर्फ उन्हीं में से आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन क्या होगा, केवल 1 और 2 गलत। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र, यहाँ वर्ड क्या लिखा गया, जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है, तो बाबा रामचंद्र। यहाँ ऑप्शन में देखिए, ये प्रूफ में देखिए कि 1857 के विद्रोह के बाद
जो आंदोलन पढ़ाया गया था उसमें यहां देखिए एक पढ़ाया गया है टॉपिक कि अवध में किसान आंदोलन, और यहां पर देखिए कि बाबा रामचंद्र के बारे में जिक्र हुआ था। यहां देखिए नाम दिया गया है कि इन्होंने क्या किया था, अवध में जो है किसान सभा का गठन करने का काम किया था, ठीक है, और अवध में किसानों को संगठित करने का भी काम किया था बाबा रामचंद्र, जो कि एक किसान नेता थे। तो जब इनके बारे में पढ़ाया गया था तो वहां पर आपको यह भी पढ़ाया गया था कि गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है यह फिजी में मतलब तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर गए थे और वहां पर ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाने का काम करते थे। आप इसे भी बिल्कुल ध्यान से जाकर इस मतलब वीडियो को सुनिए और देखिए कि यह बात हम बोले हैं या नहीं बोले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि वह है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। अब देखिए वर्ड क्या है 1932, ठीक है, क्योंकि हरिजन संघ से कई सारे होंगे, 2-3 लोग और ने भी किया था, लेकिन यह ईस्वी क्या है 1932। अब देखिए यह क्या होगा, महात्मा गांधी। प्रूफ पे देख लेते हैं, यहां देखिए हरिजन सेवक संघ 1932। तो मेन क्या है कि यहां 1932 देखना है। अब हरिजन से रिलेटेड कोई भी संघ हो, हरिजन सेवक संघ लिख दे या ऑल इंडिया हरिजन संघ लिख दे या फिर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन लिख दे, ठीक है। तो इन सभी की जो स्थापना किसने किया था, तो यहां देखिए गांधी जी ने किया था, 1932 में गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, तो जून 1948। तो यहां देखिए प्रूफ में लॉर्ड वेवेल के अंतर्गत यहां देखिए लिखा गया है कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की गई थी, ब्रैकेट में लिखा गया जून 1948 तक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। यहां देखिए पढ़ाया गया स्वराज पार्टी कहिए 1923 में, चाहे स्वराज दल कहिए एक ही बात है। तो जब स्वराज पार्टी पढ़ाया गया था तो उसी समय जो है एक बात आपको मौखिक बोला गया था कि अगर बिहार में पूछा जाए तो इसकी स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। जो मौखिक इसलिए बताया गया था क्योंकि इस बिहार हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को अलग से पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए यहां मौखिक बोला गया था, इसे भी आप जाकर सुन लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, वह है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। तो यहां देखिए ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसलिए हो जाएगा ई ऑप्शन। तो आखिर नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। यहां पे देखिए लिखा भी गया नमक कानून, ठीक है। तो यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून या नमक सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, तो यहां देखिए एक वर्ड है बिहार। तो बिहार में क्या था कि चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहां चौकीदार चूंकि कहीं पर भी नहीं है, तो चौकीदार कर का इन्होंने बिहार के लोगों ने जो है चौकीदार कर का विरोध किया था नमक सत्याग्रह के दौरान। तो इसलिए इसमें आंसर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पहली बार देखिए बीपीएससी जो है यूपीएससी को जो है फॉलो किया है, मतलब यह मैप से प्रश्न पहली बार पूछा है। इससे पहले यूपीएससी जिसे बोलचाल की भाषा में आईएएस का एग्जाम कहते हैं, तो यूपीएससी जो है मतलब मैप से प्रश्न पूछा करती थी, लेकिन इस बार बीपीएससी भी मैप से प्रश्न पूछा। आप देखिए कैसे, तो देखिए इस प्रश्न में शब्दों का खेल है, मतलब शब्द को समझना है। ये प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन में कोई भी नहीं होगा, आंसर तो यहां पर ई हो जाएगा। आइए यहां देखते हैं महाजनपद, ठीक है। अब चूंकि महाजनपद और एक मगध सम्राट दोनों आपको पढ़ाया गया है, तो अगर महाजनपद की जब बात हो रही थी यानी प्राचीन काल की बात हो रही है। चलिए इस मैप में उतना आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसी मैप को यहां नीचे वाले मैप में देखिए जूम करके बताया गया है, ठीक है। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र, यहां देखिए मैप में यह जो ब्लू लाइन जो ऐसे करके ये जो आया ये क्या है, गंगा है। अब गंगा के दक्षिण मतलब नीचे, गंगा के दक्षिण क्षेत्र में क्या है, किसका जिक्र है, मगध। कौन सा क्षेत्र था, मगध। अब आप कहिएगा कि यहां अंग भी दिख रहा है, तो आपको अगर मैप यानी क्षेत्र को अगर अच्छे से अगर देखने आता है, मैप देखने आता है, तो यह अंग जो है वह गंगा के दक्षिण में ना होकर बल्कि गंगा के दक्षिण पूर्व में है, यानी गंगा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो है अंग आता था। लेकिन प्रॉपर गंगा के दक्षिण में कौन आता था, वह मगध आता था। तो इसलिए प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वह है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, तो इसका आंसर होगा ई। इसमें से कोई नहीं है। यहां देखिए तब क्या होगा एग्जैक्ट आंसर, तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आपको यहां देखिए पढ़ाया गया था लोहा। अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो 1000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग शुरू किया गया था। लेकिन यहां देखिए ब्रैकेट में लिखा गया भारत के संदर्भ में, तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो 800 ईसा पूर्व में लोहे का औजार या लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें
कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदमन या रुद्रदामन ने किया था। यहां देखिए मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शक वंश के जो शासक थे रुद्रदामन या रुद्रदमन, तो यहां लिखा गया है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या मरम्मत किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो आंसर होगा गुप्त कला। गुप्त कला के जीवन के अंतर्गत यहां देखिए कला एवं संस्कृति यानी गुप्त कला पढ़ाया गया था और यहां लिखा गया है कि झांसी का जो देवगढ़ वह किसका उदाहरण है? गुप्त कला। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें जो है मतलब मैचिंग सही कौन सा नहीं है? तो बी हो जाएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है टीपू सुल्तान और मराठा के बीच ना होकर, यहां देखिए नीचे वाला जो प्रूफ है अकबर के अंतर्गत, यह पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है मतलब बी नंबर जो है वह गलत है। अब बात कर लेते हैं ए ऑप्शन की। तो ए ऑप्शन जो है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बाबर और इब्राहिम लोदी। यहां देखिए पहला वाला जो प्रूफ है जो बाबर के बारे में पढ़ाया गया था, तो यहां पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। तो चूंकि एक तरफ तो बाबर ही रहेगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो यहां देखिए अकबर के अंतर्गत ही जो यहां देखिए हल्दी घाटी का युद्ध है। अब इसे देखिए कि चूंकि यह अकबर का चैप्टर है तो एक तरफ तो अकबर होगा ही और दूसरा तरफ कौन था? महाराणा प्रताप, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। लेकिन आपको हम पढ़ाने के समय एक बात और भी कहे थे कि इसे दूसरे तरीके से भी प्रश्न को पूछा जाता है कि दोनों शासक का नाम ना देकर दोनों के सेनापति मतलब दोनों ओर से कौन सेनापति शामिल हुए थे उस सेनापति का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तो जैसे देख लीजिए हल्दी घाटी के युद्ध का ही हो सकता है, दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था कि मतलब महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन थे? हकीम खां सूर थे, जबकि मुगल सेनापति की तरफ से मानसिंह और आसफ खां थे। इसलिए दोनों तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो वह गांव के सरपंच या गांव के मुखिया या गांव के सर्वोच्च अधिकारी के लिए किया जाता था। तो यहां देखिए दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन पढ़ाया गया था, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ाया गया था कि सल्तनत के सर्वोच्च अधिकारी को सुल्तान कहा जाता था, इक्ता अर्थात प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को वली कहा जाता था। उसी तरह से सबसे लास्ट में देखिए सादी जो जिसे 100 गांवों का समूह कहा जाता था। और यहां लिखा गया है, बताया गया था कि गांव के मुखिया या गांव के सरपंच को या गांव के सर्वोच्च अधिकारी को मुकदम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है किसके द्वारा लिखा गया था? मतलब कुल मिलाकर प्रश्न आपसे सीधा सीधी यह पूछा गया था कि तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर होगा निजामुद्दीन अहमद। आइए देखते हैं मुगल कालीन कला और साहित्य के अंतर्गत यहां पे क्या है? तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम या नागलपुर भी कहा जाता है कि एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? यह प्रश्न भी इतना घुमाया गया सीधा सीधी। इसका मतलब यह हुआ कि किस शासक ने विजयनगर के पास नागलपुरम की स्थापना किया था या नागलपुर की स्थापना किया था? तो वह कृष्णदेव राय ने किया था। देखिए यहां पर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो है कृष्णदेव राय के बारे में जब आपको पढ़ाया गया था तो यहां देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है? नागलपुर नगर का निर्माण किसने किया था? तो वह कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो आंसर होगा सिरिल रेडक्लिफ या फिर जिसे सर रेडक्लिफ भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ाया गया था और इसमें देखिए सेकंड लास्ट लाइन जो लिखा गया 2 सीमा आयोग का गठन कौन कौन? एक पंजाब और दूसरा बंगाल सीमा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था। ब्रैकेट में देखिए अध्यक्ष लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो क्या होगा? हॉल्ट मैकेजी। क्या है प्रूफ में कि यहां देखिए महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ाया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यहां लिखा गया कि जनक इसके कौन थे? महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इसके जनक कौन थे? तो हॉल्ट मैकेजी थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो वह होगा महाराष्ट्र के पवनार से। यहां देखिए गांधीवादी युग के अंतर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह जो पढ़ाया गया था तो इसकी शुरुआत देखिए कहां से हुआ है ना, यहां प्रारंभ लिखा गया है। इसकी प्रारंभ जो हुई थी महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुआ था, ठीक है। और इसमें प्रथम सत्याग्रही जो कौन थे? वो विनोबा भावे थे, यहां लिखा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि 1918 में
मॉन्टफोर्ड कहने का मतलब क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसी का शॉर्ट नाम मॉन्टफोर्ड लिख दिया गया है। मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया किसका? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अब देखिए यहां पर जब आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में जब पढ़ाया गया था 1916 से 1921 के दौरान, जब ये भारत के वायसराय थे, तो इस टॉपिक में ही आप लोगों को इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के बारे में भी पढ़ाया गया था। आप इस बात को वहां पर जाके सुन लीजिएगा ध्यान से। इसमें बोला गया था कि यह जो सुधार जो अपनाया गया था, इसके द्वारा क्या हुआ था कि उदारवादी अवशेष टूट गए थे और उन लोगों ने क्या किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का स्थापना किया था। इसे आप लोग जरूर जाकर सुनिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो इसमें सही आंसर होगा केवल बी, केवल 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, अर्थात भारत को स्वतंत्र करने के लिए। अब बात करते देखिए, हूबहू प्रश्न पूछ लिया गया है। जैसे कैबिनेट मिशन जो पढ़ाया गया था, तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को भूमिका बताते हैं। तो वहां पर ध्यान से सुनिएगा कि भूमिका में स्टार्टिंग में ही हम इस बात को बोले और जैसे लग रहा है कि हूबहू बातों को प्रश्न मतलब ऑप्शन में लिख दिया गया है। वहां पर हम कहते कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था। इस बात को सुन भी लीजिएगा। और उसके साथ साथ यहां पर यह भी लिखा गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो कि यहां भी मैच कर रहा है, इसे भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खां, मतलब शेर खां और हुमायूं के बीच, शेर खां जिसे शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। तो आइए आंसर में देखते हैं। प्रूफ में हुमायूं के अंतर्गत जब चुनाव का घेरा पढ़ाया जा रहा था तो 1532 में शेर खां और हुमायूं के बीच जो है मतलब समझौता हुआ था और इस तरह का बात किया गया था। यह भी बात आप जाकर सुन लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। यहां देखिए पाल साम्राज्य है, पाल साम्राज्य के अंतर्गत धर्मपाल पढ़ाया गया था और लिखा गया था कि इसके द्वारा जो भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार कनेक्ट मतलब विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इन्हीं के द्वारा स्थापना करवाई गई थी। अब बात करते हैं, यह तो थे 27 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री के, जो 27 में से 27 मेरे लेक्चर से आए, मैच भी किए, आपको प्रूफ भी दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं उस 4 प्रश्न की जो प्रॉपर रूप से बिहार हिस्ट्री से आए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है आपको यह भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि बिहार से भी टोटल प्रश्न मैच करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं। लेकिन एक बात और है कि अगर आप में से कोई भी अगर मेरे लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे, ध्यान से लिखे होंगे, तो आप इन चारों प्रश्न के भी जवाब दे सकते थे। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, एक बार प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बट्टक मियां ने बचाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। तो यह प्रूफ आप लोग देख लिए। थैंक यू।